नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर मेरे चैनल पीआरएस टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ ये बहुत ही मनोरंजक है, प्रेरणाप्रद है। इसी वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचित कराऊंगी जो बहुत ही भारतीय इतिहास में प्रचलित है, भारतीयों के हृदय में वो आज भी विद्यमान है और लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उस महान हस्ती महात्मा गांधी की आत्मकथा से आपको परिचित कराने जा रही हूँ और साथ में उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं उनसे भी मैं आपको परिचित कराऊंगी और जिससे कि आप सभी उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर सकें। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSTeaching_YT। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, आप शुरू करते हैं इस प्रेरक प्रसंग को और जानते हैं महात्मा गांधी के जीवन के विषय में। तो दोस्तों, आज आप जिस प्रसंग को सुनने जा रहे हैं वो महात्मा गांधी के विद्यार्थी जीवन की घटना से संबंधित है। तो उम्मीद है कि यह प्रसंग विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का कार्य उनके स्कूल के जीवन में ही होता है, क्योंकि उस समय वो अनेकों विचारों को सुनते हैं, अनेकों घटनाओं को देखते हैं, पढ़ते हैं और तत्पश्चात वे उससे प्रेरित होते हैं और अपने जीवन को एक उत्तम मनुष्य के रूप में बनाते हैं। तो अब शुरू करते हैं महात्मा गांधी के जीवन परिचय के संबंध में। पहले मैं आपको जानकारी कराती हूँ। तो विद्यार्थियों, गांधी जी जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता राजकोट में दीवान थे। इनके पिता सत्यप्रिय थे, साहसी थे और उदार व्यक्तित्व के धनी थे। दोस्तों, सत्यप्रिय शब्द का अर्थ होता है जो सत्य को पसंद करता हो और साहस हो, जिससे किसी से डर न हो, और उदार व्यक्ति का उदार शब्द का अर्थ होता है बहुत ही सरल और खुले विचारों वाला व्यक्ति। तो इस तरह के पिता थे महात्मा गांधी के और वे हमेशा उचित न्याय करते थे। गांधी जी की माता का नाम आप सभी को मालूम होगा। उनकी माता का नाम था पुतलीबाई और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। इनकी माता धार्मिक विचारों से पूर्ण थी और वो पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। तो दोस्तों, अब मैं आपको उस दिन के विषय में बताती हूँ जिस दिन आप गांधी जयंती मनाते हैं, अर्थात गांधी जी का जन्म दिवस मनाते हैं। तो गांधी जी का पहले तो आप ये जान लें कि गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर से गांधी जी के पिताजी जब राजकोट गए तो उस समय गांधी जी की आयु 7 वर्ष की थी। फिर पाठशाला से पहले उन्होंने पाठशाला में अध्ययन किया और उसके बाद फिर आगे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में गए और वहाँ जब हाई स्कूल में जब वो गए
तो जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक बार क्या हुआ कि उनके पिताजी ने एक उन्हें किताब दी और वो किताब एक नाटक से संबंधित थी। उस किताब में नाटक था श्रवण पितृभक्ति। उसे गांधी जी ने बहुत ही शौक से पढ़ा। वो गांधी जी को पढ़ने का भी शौक था, पढ़ना उन्हें पसंद था, तो उन्होंने इसे बड़े शौक से पढ़ा। श्रवण पितृभक्ति, पितृभक्ति शब्द का अर्थ है पिता के प्रति भक्ति, पिता की सेवा। तो विद्यार्थियों, जिस समय गांधी जी हाई स्कूल में थे उन दिनों क्या होता था कि शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आते थे और उस समय गांधी जी ने एक चित्र देखा, जो चित्र अंधे माता पिता को बहंगी में बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार था। बहंगी शब्द आप जानते हैं, बहंगी वो होता है जिसमें जैसे आपने तराजू तो देखा ही होगा, तो तराजू में सामान को तोला जाता है, तो इसी तरह एक लंबी लकड़ी होती है और उस लकड़ी में दो पल्ले जोड़कर जो बनाया जाता है और उसमें बिठा करके लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। उसको कंधे पर रखा जाता है, तो इसे बहंगी कहते हैं। तो महात्मा गांधी ने जब इस चित्र को देखा तो इन सभी बातों को, क्योंकि पहले उन्होंने नाटक पढ़ा था और फिर जब उन्होंने ये चित्र देख लिया तो इससे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मन ही मन ये निश्चय किया कि वो भी श्रवण कुमार की तरह बनेंगे। उसके बाद में गांधी जी ने एक और नाटक देखा जिसका नाम था सत्य हरिश्चंद्र। अब इस नाटक को देखने के बाद उनके मन में बार बार उस नाटक को देखने की इच्छा होती थी। रात में जब वो सोते थे तब उनके स्वप्न में हरिश्चंद्र आते थे, तो बार बार उनके मन में यह एक प्रश्न उठता था कि सभी मनुष्य हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बन जाए। तो ये बात गांधी जी के मन में भी बैठ गई, अर्थात दृढ़ हो गई और उन्होंने ये निश्चय किया कि हरिश्चंद्र की भांति चाहे उन्हें कितने भी दुख सहने पड़े लेकिन वो उन सत्य को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो हमेशा सत्य का साथ देंगे और सत्य का पालन करेंगे। तो जब वो केवल 13 वर्ष के थे उसी समय उनका विवाह हो गया था और जानते हैं उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। लेकिन अपने विवाह के पश्चात भी गांधी जी अपनी पढ़ाई करते रहे और वो एक मेधावी छात्र भी थे। उन्हें अपने जब वो कक्षा 5 में थे और कक्षा 6 में थे तब उनको छात्रवृत्तियाँ भी मिली थी। छात्रवृत्तियाँ शब्द का अर्थ होता है स्कॉलरशिप, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, और वजीफ़ा भी उसको कहते हैं। वजीफ़ा उर्दू भाषा का शब्द है। तो अच्छा, इस गांधी जी अपने चरित्र के प्रति, अपने व्यवहार आचरण के प्रति बहुत ही ध्यान देते थे। इसमें उनसे कोई भी यदि गलती हो जाती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। अगर उनके शिक्षक ने उन्हें कुछ कह दिया तो यह बात उनके लिए असह्य हो जाती थी। असह्य शब्द का अर्थ होता है सहन न होना, उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाती थी। जो उनके शिक्षक थे या उनसे बड़े लोग थे वो अगर उनसे अप्रसन्न हो जाते अर्थात उनसे नाराज़ हो जाते तो यह बात गांधी जी को बर्दाश्त नहीं होती थी।
गांधी जी ने बताया, उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कभी भी किसी शिक्षक के सामने या अपने विद्यालय में किसी भी लड़के के सामने झूठ बोला हो। अर्थात उन्होंने अपने स्कूल के जीवन से ही सत्य को अपनाने का प्रण ले लिया था। अच्छा, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत जागरूक थे। उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह बात गांधी जी को बहुत अच्छी लगी और इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने प्रातःकाल सैर करने की आदत डाल ली। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि सैर करना अर्थात टहलना भी उसे कह सकते हैं, जो एक व्यायाम ही होता है और इस व्यायाम से शरीर मजबूत भी होता है। अच्छा बच्चों, आप में से भी जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनकी लिखावट बहुत सुंदर होती है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लिखावट सुंदर नहीं होती है। लिखावट शब्द का अर्थ आप जानते हो? राइटिंग। तो गांधी जी की भी लिखावट अच्छी नहीं थी। तो गांधी जी ने जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तब उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सोचा कि लिखावट अच्छी होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह विचार उन्हें जब वो बड़े हो गए और जब वो इंग्लैंड गए उस समय तक उनके मन में ये बात रही कि लिखावट का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाद में उन्हें इस बात को देखकर बहुत अफसोस हुआ। तो विद्यार्थियों, जब वो इंग्लैंड गए और वहाँ बहुत से लोगों से वो मिले और उनमें से कुछ ऐसे लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई जिनकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी। अब और उनके अक्षर ऐसे होते थे मानो मोती की तरह हों। तो इस तरह की सुंदर लिखावट को देखकर गांधी जी के मन में बहुत ही पछतावा होता कि काश उन्होंने अपने बचपन से ही अपनी लिखावट की ओर ध्यान दिया होता तो आज उन्हें पछताना न पड़ता और उनकी लिखावट भी सुंदर होती। गांधी जी के विचार से अगर अक्षर अच्छे ढंग से नहीं बने हैं, तो बुरे ढंग से बने हैं, तो वो अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अर्थात उसे पूर्ण रूप से शिक्षित व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप लोग भी इस बात को ध्यान रखें कि आप भी अपनी लिखावट को सुंदर बनाएं और स्वच्छ लिखें और शुद्ध लिखें। उसके बाद गांधी जी ने भी अपनी लिखावट को सुधारने का प्रयास शुरू किया, लेकिन एक कहावत है कि पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। अर्थात जब एक उम्र निकल जाए तो क्या उसमें बदलाव लाया जा सकता है। जैसे एक बार जब कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है तब तो उसका आकार अगर गड़बड़ हो गया तो उसे सही किया जा सकता है, लेकिन जब उसे आग में पका दिया जाए तो क्या उसके आकार में बदलाव लाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि पकी हुई मिट्टी के बाद यदि उससे कोई भी पात्र बनाया जाता है, कोई भी मूर्ति बनाई जाए, कुछ भी बनाया जाए, तो उसके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसी तरह बचपन में जो अच्छी आदतें एक बच्चे में विकसित हो जाती हैं और जब वो आगे चल के अपने जीवन में प्रौढ़ व्यक्ति बन जाता है तब उसकी आदतों में परिवर्तन करना असंभव होता है। गांधी जी का विचार था कि सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है और उसके लिए चित्रकला को सीखना चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना सीख लेता है तब यदि वो अक्षर लिखना सीख ले तो उसके अक्षर मोती जैसे सुंदर हो सकते हैं। तो विद्यार्थी, ये गांधी जी ने एक उत्तम सलाह
हमारे लिए प्रस्तुत की कि यदि पहले चित्रकला को विद्यार्थी सीखे और उसके बाद वो अक्षर बनाना सीखे तो उसके लिए अपने सुलेख को सुंदर बनाना आसान हो जाएगा। आगे गांधी जी ने लिखा है कि उनके जो संस्कृत के शिक्षक थे वो अध्ययन में और अध्यापन में बड़े ही सख्त थे। सख्त शब्द का अर्थ होता है कठोर। और जो दूसरी भाषा थी जिसका नाम था फ़ारसी, तो उन्हें जो फ़ारसी भाषा पढ़ाते थे वो शिक्षक थोड़े नरम स्वभाव के थे, अर्थात वो उतने कठोर हृदय के व्यक्ति नहीं थे। विद्यार्थी जो उनके सहपाठी थे वो आपस में बात करते कि फ़ारसी तो बहुत आसान भाषा है। जब उनके स्कूल में अन्य विद्यार्थी इस तरह की चर्चा कर रहे थे तो यह सुनकर गांधी जी के मन में भी लालच उत्पन्न हुआ और एक दिन वो स्वयं फ़ारसी की कक्षा में जाकर बैठ गए। जब उनके संस्कृत शिक्षक ने गांधी जी को फ़ारसी की कक्षा में बैठा देखा तब उन्होंने समझाया कि तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। गांधी जी के संस्कृत शिक्षक ने उन्हें बताया कि वो सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आगे चलकर इसी भाषा में बहुत ही आनंद मिलता है। साथ ही गांधी जी के शिक्षक ने कहा कि हिम्मत मत हारो और वो फिर से उन्हीं की कक्षा में आकर बैठे। तो विद्यार्थियों गांधी जी अपने शिक्षकों से बहुत ही आदर प्रेम करते थे और उनका वो आदर करते थे, तो इस कारण वो अपने शिक्षक की बात को मना नहीं कर सके और फिर उन्होंने अपने संस्कृत की कक्षा में जाना प्रारंभ कर दिया। गांधी जी जब बड़े हुए तब उन्हें संस्कृत भाषा का महत्व समझ में आया और उन्हें यह महसूस हुआ कि जो उन्होंने उस समय संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था इसका श्रेय उनके अध्यापक को जाता है और इसलिए वो इस बात के लिए अपने अध्यापक का उपकार मानते हैं। अच्छा, एक और घटना, तो विद्यार्थियों गांधी जी जिस समय कक्षा 10 में थे तो उस समय यद्यपि उनको बौद्धिक स्तर से उन्हें मंद बुद्धि नहीं माना जाता था। मंद बुद्धि शब्द का अर्थ होता है कमज़ोर बुद्धि वाला। लेकिन गांधी जी को स्वयं पर कोई भी गर्व महसूस नहीं होता था, यानी वो बुद्धिमान थे लेकिन फिर भी उन्हें वो स्वयं को महत्व नहीं देते थे और न उस तरह से कोई आचरण करते थे। जब उन्हें इनाम दिया जाता या उन्हें छात्रवृत्ति मिलती तो उन्हें इस पर बहुत ही आश्चर्य होता था। लेकिन गांधी जी को अपने आचरण की व्यवहार की बहुत ही चिंता रहती थी कि उनसे कोई भी ऐसा काम न हो कि जिसके लिए उनके अध्यापक उन्हें दंडित करें, यानी उन्हें सज़ा दें। अगर कभी भूल से भी कोई गलत कार्य हो जाता और शिक्षक यदि उन्हें डांट देते तो ये उनके लिए असहनीय हो जाता था। गांधी जी ने बताया कि उन्हें याद है कि उन्हें एक बार अपने शिक्षक से मार खानी पड़ी थी और लेकिन गांधी जी को इस घटना से उनके मार खाने का दुख नहीं था, उन्हें इस बात का दुख था कि उन्हें दंड का पात्र समझा गया। उनके अध्यापक ने उन्हें दंड का पात्र समझा। इस बात से गांधी जी बहुत दुखी थे। लेकिन यह उस समय की बात है जब वो अपनी पहली कक्षा में हो या दूसरी कक्षा में हो। दूसरी बात उस समय की है जब गांधी जी कक्षा 7 में थे। उस समय उनके हेडमास्टर
जो थे वो विद्यालय में उनका बड़ा ही कड़ा अनुशासन था, लेकिन फिर भी वो अपने विद्यार्थियों में प्रिय थे। यद्यपि हेडमास्टर जी का विद्यालय में कठोर अनुशासन था, उसके बावजूद भी वो एक अच्छे और कुशल शिक्षक भी थे। वो अच्छा पढ़ाते थे और इसी कारण वो विद्यार्थियों में प्रिय भी थे। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने जो सीनियर वर्ग के छात्र थे उन विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। अनिवार्य शब्द का अर्थ है ज़रूरी। जब विद्यार्थियों को खेल कूद पसंद भी होता है, विशेष रूप से जो क्रिकेट खेल है तो आप लोग भी पसंद करते होंगे, लेकिन गांधी जी का मन खेल में नहीं लगता था। इसका एक कारण यह था कि गांधी जी स्वभाव से संकोची थे, अर्थात वो बहुत अधिक अपने जो सहपाठी थे उनसे बातचीत भी नहीं करते थे। लेकिन बाद में गांधी जी को यह महसूस हुआ कि जो स्कूल के दिनों में व्यायाम के प्रति उनके मन में जो अरुचि थी, अरुचि शब्द का अर्थ है पसंद ना होना, तो कोई भी बात अच्छी न लगना, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। उस समय उनके मन में एक यह विचार था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर इस बात को देखा जाए तो शिक्षा के साथ साथ व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थियों व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि जब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, तो जब शरीर स्वस्थ होगा तब मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और एक विद्यार्थी सही ढंग से शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। तो इस बात को गांधी जी को बाद में पता चला कि अध्ययन के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत आवश्यक है। एक दूसरा कारण था जिसके कारण गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी, वह था कि उनके मन में अपने पिता की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। क्योंकि आपने देखिए, बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने श्रवण कुमार के जो पितृभक्ति से संबंधित उन्होंने नाटक पढ़ा था, तो इससे वो भी प्रेरित हुए थे। फिर उन्होंने श्रवण कुमार का जो चित्र देखा, तो इन सब बातों से वो प्रेरित थे और वो अपने पिता की सेवा करने की इच्छा रखते थे अपने मन में, और इसी कारण उनके मन में खेल के प्रति विशेष रुचि नहीं थी। जैसे उनका स्कूल बंद होता है, स्कूल बंद घर जाकर वो तुरंत अपने पिता की सेवा में लग जाया करते। उस समय व्यायाम अनिवार्य होने से उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पिता की सेवा में विघ्न पड़ने लगा। जब स्कूल में खेल को और व्यायाम को अनिवार्य उनके हेडमास्टर ने कर दिया, तो जो उनके पिता की सेवा का समय था उसमें विघ्न शब्द का अर्थ होता है रुकावट पड़ने लगी। तब उन्होंने अपने पिताजी की सेवा करने के लिए और व्यायाम से छुटकारा पाने के लिए अपने हेडमास्टर जी को एक प्रार्थना पत्र दे दिया। लेकिन जो उनके हेडमास्टर थे उन्हें विद्यार्थियों के लिए खेल का क्या महत्व है, व्यायाम का क्या महत्व है, ये बात बहुत अच्छे से पता थी। इसलिए उनके हेडमास्टर इस प्रस्ताव को, उनके प्रार्थना पत्र को कैसे स्वीकार कर लेते। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन था शनिवार, और उस दिन जो उनके स्कूल का समय था वो सुबह का समय था, और शाम के 4 बजे गांधी जी को व्यायाम के लिए पुनः विद्यालय जाना था। उस समय विद्यार्थियों घड़ी का प्रचलन इतना अधिक नहीं था, तो गांधी जी के पास भी घड़ी नहीं थी जिससे वो ठीक से समय
को देख सकते। अच्छा, हुआ ये कि उस दिन आसमान में बादल छाए थे और बादल होने के कारण गांधी जी को समय का पता नहीं चल सका। लेकिन जब बादलों से उन्हें धोखा हो गया, अब जब वो स्कूल पहुँचे तब वहाँ पर सभी जा चुके थे। अब दूसरे उस दिन तो गांधी जी चूँकि खेल के मैदान से वापस आ गए। दूसरे दिन जब वो पहुँचे स्कूल तब उनसे कारण पूछा गया कि वो खेल के मैदान में क्यों नहीं पहुँचे। तो गांधी जी ने जो सत्य बात थी वो अपने हेडमास्टर जी को बता दी। उन्होंने उस बात को नहीं माना और गांधी जी को हेडमास्टर ने दंड दिया। हेडमास्टर को ये लगा कि ये बच्चा जिसका नाम गांधी जी था वो झूठ बोल रहा है। इस बात से गांधी जी का मन बहुत दुखी हुआ। उन्हें पता था कि वो सत्य बोल रहे हैं, और लेकिन उनके सामने यह समस्या थी कि वो अपनी सत्यता को कैसे सिद्ध करें। अब उनके मन में कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। वो उस समय तो अपना मन नियंत्रित करके रह गए। वो रोए भी, लेकिन बाद में फिर उन्हें समझ में आया कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है तो सत्य बोलने वाले व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। उसे कभी भी असावधानी पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो असावधानी पूर्वक व्यवहार करेगा तो वो झूठा सिद्ध हो सकता है। तो विद्यार्थियों, गांधी जी की इस आत्मकथा के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि सत्य का पालन करें, सत्य बोलें और साथ ही दूसरों को भी सत्य बोलने, सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित करें। विद्यार्थियों, सत्य का पालन करते हुए कभी कभी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम सभी को यह दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हमें सत्य का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि एक सत्य को छिपाने के लिए मनुष्य 100 झूठ बोलता है, लेकिन अंत में जीत किसकी होती है? अंत में विद्यार्थियों, जीत तो सत्य की ही होती है। इसलिए झूठ का त्याग करके सत्य को अपनाएं और सत्य का ही पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको यह प्रेरक प्रसंग पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। दोस्तों, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। तो दोस्तों, कल फिर एक अच्छे मनोरंजक विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और इसी तरह आप अपना प्यार मुझे देते रहें और अपना सहयोग प्रदान करते रहें, क्योंकि आपका प्यार और आपका सहयोग ही मेरे लिए एक प्रेरणा है। तब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।